मेरी वॉइस क्लियर है? आप सभी दोस्तों को उजांग का बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जोश और जज्बे के साथ हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि करियर का निर्माण है। और वो भी आप जैसे जो जोशीले यूथ हैं भारत के, जो भारत का आने वाले समय में भविष्य तय करेंगे। पूरी शिद्दत के साथ इतनी रात में मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, इस ऊर्जा को जो आने वाले समय में हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगी। क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक जोश है, आपके अंदर एक जुनून है, तभी आप इतनी रात में यहाँ मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नमन करता हूँ आप सभी की ऊर्जा को, और मैं बस यही चाहूँगा कि ताउम्र आपके अंदर देशभक्ति इसी तरह से गहराई में बैठी रहे, राष्ट्र हमारे दिलों में बैठा रहे, और हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और मैं जानता हूँ कि भारत का भविष्य आपके जो ये सुनहरे इरादे हैं, जो मजबूत इरादे हैं, जो राष्ट्र को बदलने की आपकी जो एक जज्बा है, जुनून है, निश्चित रूप से हमें उसका परिणाम मिलेगा। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और सभी जितने जोशीले उजांकियन हैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन हमें बहुत कुछ समझने में मदद देगा, क्योंकि एक गुरु के रूप में लगातार मैं यही प्रयास करता हूं कि आपका जो कदम है वो सही दिशा में बढ़े। जब सही दिशा में हम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलती है, क्योंकि मंजिल और दिशा दोनों का एक संबंध है। आपकी मेहनत उसमें कोई शक नहीं, आपका जुनून कोई शक नहीं, आपके सपनों में बहुत जान है। मेरा काम है उसको दिशा देना, और एक बार वो दिशा मिल गई तो न सिर्फ आप इस राष्ट्र का, इस समाज का, अपने माता पिता, अपने गुरु, सभी को आप पूरी जिंदगी भर वो तोहफा दे पाएंगे जिस तोहफे के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी ये ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा है, अगर आपके अंदर ये जोश और जुनून है, तो एक बार जो है वो लिखिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद। क्योंकि हिंद ही हमारे अस्तित्व का आधार है, ये देश ही हमारे अस्तित्व का आधार है, और हमारा कण कण, हमारा रोम रोम इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। हम लोग ऐसी दुनिया में हैं जहां आज भारत को हम सर्वोपरि बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, और हम इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लगातार इसी के लिए प्रयासरत हैं, और मैं सभी ओजांकियन का अभिनंदन करते हुए ये कहूँगा कि अपने जोश और जुनून को इसी तरह जज्बे को बनाते रहिए, सीखते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कीप लर्निंग, क्योंकि सीखना ही हमें आगे इस राष्ट्र को महान बनाने की तरफ लेकर चला जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का जय हिंद, सभी का स्वागत है। और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि पूरे जज्बे के साथ आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। तो तैयार हैं आप सभी के सभी? 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी, और सिर्फ 12th ही नहीं, यूपीएससी की तैयारी कभी भी जब आप शुरू करें, कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो जब हम जग गए हैं, सवेरे की तरफ बढ़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से मैं जो है आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। और सही तरीके से तैयारी करनी है, सही मकसद के साथ तैयारी करनी है, सही ऊर्जा के साथ तैयारी करनी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी मेरे उजांकियन हैं वो पूरी जोश और जज्बे के साथ करें कि हाँ, हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, हम आरंभ करते हैं आज की क्लास का। और जो बात मैं आज आपको बताऊंगा उस पर आप गंभीरता से चिंतन करना, और जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा उसके बारे में सोचना कि अगर आपकी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सुधार करिए और देखिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो अगर मैं ये आप सभी को, मैं बहुत आभारी रहूंगा कि अगर आप मेरी इस क्लास को लिखें, इसको अगर कुछ पॉइंट्स करें, ताकि अपनी डायरी में इसको मेंशन कर सकें, इस पर चिंतन कर सकें कि जो उजांग सर ने बताया है क्या मेरी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट है या नहीं है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत में हम जो बात करते हैं, जैसा आज का सेशन है कि गुरुकुल की तरह 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ एक शब्द है गुरुकुल। तो गुरुकुल यानी गुरु का परिवार। गुरु का परिवार जहां पर जानने, आपको पता होगा कि प्रारंभ समय में, जो प्राचीन समय हुआ करता था, तो एक संस्कार हुआ करता था और उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार के बाद माता पिता गुरु को अपने बच्चे को सौंप देते थे, यानी गुरु ही उनका कुम्हार था। गुरु जैसा आकार देना चाहे वो देगा, और गुरु उनको उनके सांसारिक जीवन से दूर लेकर अपने गुरुकुल में चला, अपने आश्रम में लेकर चले जाते थे। चाहे वो राजा का बच्चा हो, व्यापारी का बच्चा हो, जो भी गुरुकुल जाता था वो गुरु के ही एक आश्रम में उसी संस्कारों के अनुरूप वो व्यवहार करता था। और मजेदार बात है कि वहां पर गुरु उनको संकल्प दिलाते थे कि आपको, जब तक आप यहाँ हैं, मुझे जो सबसे पहले आपसे चाहिए वो है संकल्प चाहिए, यानी कि आप मेरे बताए गए नियमों का पालन करेंगे। क्योंकि ये नियम यानी कि डिसिप्लिन, हैबिट्स जो होती हैं
वही हमारी सक्सेस का आधार होती हैं। एक जो स्टूडेंट का मन होता है, वो ये उम्र ऐसी होती है जहां मन में चंचलता बहुत ज्यादा होती है, जिम्मेदारियां कम होती हैं, उमंग जोश बहुत ज्यादा होता है। तो हम बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, लिमिटलेस, बाउंडलेस होना चाहते हैं। लेकिन जीवन इसी समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव भी होता है। यानी आने वाले लाइफ में आप क्या बनेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, लाइफ में क्या हासिल करेंगे, संसार को आप क्या देंगे, ये भी इसी उम्र में ही हासिल होता है। एग्री करते हैं तो यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। हाँ सर, यही वो एज होती है जहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन है और सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी यही इसी एज में पाई जाती है। इसी उम्र में आप तय कर लेते हैं कि जीवन की गाड़ी किस रास्ते पर चलेगी। कुछ लोगों की गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर चलती है, कुछ लोगों की गाड़ी गलत रास्ते पर चली जाती है। हम जिस रास्ते पे भी बढ़ते हैं, हमें आने वाले समय में पूरे जीवन भर उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हमें उसका जो है फायदा या नुकसान लगातार हमें मिलता रहता है। तो जब गुरुकुल की अगर हम बात करेंगे तो गुरुकुल ऐसा ही वातावरण रहा है। यानी कि एक गुरुकुल जो होता है वो सबसे पहले संकल्प लेता है। तो मैं एक गुरु के रूप में आपसे संकल्प चाहता हूं। संकल्प यह है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। संकल्प क्या हुआ करता था कि समर्पण। गुरु जिस रूप में ढालेगा, वो सहलाएगा, वो थपकी देगा, वो ठोकर मारेगा, आपको आकार देना है। गुरु जानता है कि हर समय प्यार से काम नहीं चलेगा, कई बार बहुत कठोर होना पड़ता है। वो पत्थर पर छीनी हथौड़ी मारनी पड़ती है, तो मारने वाला भी कठोर होता है और वो पत्थर भी उस छीनी हथौड़ी को जब अगर बर्दाश्त करेगा तभी वो रूप ले पाएगा। ये संसार का नियम है। तो हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। आज आप एक पत्थर के टुकड़े की तरह हो, जिसे आकार ले रहा है, जिसे संसार जिसकी वाहवाही करेगा, संसार जिसके जो है गीत गाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको कठोर ठोकरों से गुजरना पड़ेगा। तो अगर मन आपका तैयार है, अगर आपके अंदर दृढ़ता है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जीवन मेरे अनुसार चलेगा, मैं दूसरों के अनुसार अपना जीवन लेके नहीं चलूंगा, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप मन में डिसीजन लेने जा रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले संकल्प लेना पड़ता है। क्योंकि हमारा मन जो होता है, जैसे ही उसको ठेस पहुंचती है, जैसे उसको चोट पहुंचती है, भागता बड़ा तेज है। इसको आराम चाहिए, इसको नींद चाहिए, इसको अपने मन मुताबिक कुछ करना है, इसको सुख सुविधा सब कुछ चाहिए। लेकिन यही वो एज है जहां आप अपने आप को बना सकते हैं। तो संकल्प जो गुरु दिलाते थे गुरुकुल में, वो संकल्प यही हुआ करता था कि मन की चंचलता को रोकना है, इसकी गति को जो है वो कंट्रोल करना और गुरु को समर्पित करना है। जितनी भी चोट आएगी उसको बर्दाश्त करेंगे। गुरु कहेगा कुशा पे, यानी घास पर, जमीन पे सोना है तो हम सोएंगे। शरीर की सुख सुविधा नहीं, गुरु के खाने के बाद खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे। कहा जाता है काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा यानी कि जिसको बार बार प्रयत्न करने, कौवे की तरह बार बार प्रयत्न करने की आदत है। वको ध्यानम जो पूरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य पे रखता है। स्वान निद्रा थोड़ी बहुत नींद में काम चला ले तुरंत, ये नहीं कि खा पी के सोया हुआ है। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, थोड़ा बहुत खाने वाला और घर से मोह माया छोड़कर अपने गुरु के आश्रम में रहने वाला। यही विद्यार्थी के लक्षण रहे। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते रहो इसको। यानी जब आज आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी में उतर चुके हैं या उतरना चाहते हैं, सबसे पहली जो उन्हें चीज चाहिए होती, गुरुकुल शब्द का मतलब है संकल्प। संकल्प बेसिकली विकल्प है मन की गति का। मैंने क्या कहा? संकल्प जो है, हम कहते हैं ना संकल्प ले रहे हैं, तो संकल्प मन की गति का विकल्प है। मन की गति भागती है, मजा आता है ना, थोड़ा सा चलो यार वेब सीरीज देख लें, थोड़ा सा लाओ चैट कर लें, थोड़ा सा फोन यूज कर लें, दोस्तों के साथ घूम लें, बातचीत कर लें, तो मन तो इधर उधर तुम्हें भटकाएगा। और ये एज तुम्हारी ऐसी है कि इसमें तो ये होना ही होना है। तो संकल्प आपकी मन के गति का विकल्प है कि जब संकल्प आपने ले लिया तो आप गुरु के साथ बंध गए। जैसे एक वो होता नहीं है, एक ऐसा जानवर जो बहुत तेजी से, घोड़ा है, जंगली घोड़ा है, ताकत है, बहुत शक्ति है, तो वो इधर उधर भागता रहता है। लेकिन एक दिन एक सवार आता है, उसको क्या करता है, वो बांध लेता है, उस पर लगाम लगा देता है। तो जो संकल्प है, जो गुरु के हाथ में आपने क्या कर दिया, अपनी लगाम दे दी। गुरु के हाथ में अपनी लगाम दे दी कि मेरा मन भटकेगा, मेरा मन भागेगा, मैं संकल्प देता हूं, समर्पित करता हूं गुरु आपको कि अब आप मेरी गति को नियंत्रित करें। और ये थोड़े समय की बात है। वही घोड़ा जब ट्रेन हो जाता है, उसकी शक्ति जो इधर उधर भाग रही थी एकाग्र हो जाती है, तो वो दुनिया का इतिहास लिख देता है।
रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। एक घोड़े के ऊपर कविता लिखी गई है। वो सामान्य घोड़ा नहीं था, वो राणा प्रताप का घोड़ा था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कहा जाता है कि हवा की गति से भी तेज उसकी गति। इतिहास लिखा घुड़सवारों ने। तो ये शक्ति होती है, ये आपके अंदर है। आपकी शक्तियां बिखरी हुई हैं, ये डाइवर्टेड हैं, इन्हें एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। और ये खुद से नहीं हो पाएगी। वो जंगली घोड़ा मदमस्त जंगली बना रहेगा, वो कहीं बैठ के ध्यान नहीं लगा सकता, वो अपने अंदर जागृत नहीं कर सकता। उसको अपनी लगाम अपने सवार को देनी ही पड़ती है। अगर एग्री करते हो तो एक कम से कम लाइक तो बनता है। अगर ये बात मेरी आपके मन को छू गई हो कि अंत में घोड़े को अपनी लगाम अपने एक सवार को देनी पड़ती है, यानी हर स्टूडेंट को अपनी लगाम अपने गुरु को सौंपनी पड़ती है। एक बार गुरु ने उसकी शक्तियों को प्रशिक्षित कर दिया, ट्रेन कर दिया उसकी पावर्स को, तो इतिहास जो लिखा जाता है वो उस घोड़े के लिए लिखा जाता है। ये काव्य उस घोड़े के लिए लिखे जाते हैं, प्रशंसा उस घोड़े की शक्ति की होती है। याद रखना मेरी बात को। तो जब भी तैयारी शुरू करो, चाहे 12वीं के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद, जब भी तैयारी शुरू करना तो पहली चीज ध्यान रखना, संकल्प जरूर ले लेना। और संकल्प पूरे मन से, पूरे वचन से, पूरी आत्मा को गवाही मानते हुए रखना। यही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। क्योंकि एक बार आपने जब जल ले लिया, संकल्प ले लिया, तो आपके पास हटने का कोई मार्ग नहीं हुआ करता था। आपने, आपके माता पिता ने जब उपनयन संस्कार होते थे तो वो अपने बच्चे को अपने गुरु के हाथों सौंप देते थे कि आप ही माता हो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, कि आप ही माता पिता बंधु सब कुछ आप हो गए, समस्त कुटुंब है। इसीलिए कहा गया गुरुकुल, यानी गुरु का परिवार। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम ही मित्र हो, तुम ही सखा हो, तुम ही रिश्तेदार हो, माता पिता सब कुछ गुरु तुम ही हो। तो ध्यान रखना, संकल्प से शुरुआत होती है, क्योंकि संकल्प मन की गति का विकल्प है। और अपने जो अपनी लगाम है वो अपने गुरु को सौंपनी ही पड़ेगी, तभी ये मन की चंचलता रुकेगी। और एक बार ये रुक गई तो इस संसार में जो तुम पाने आए हो, तुम्हें पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बात याद रखना। अद्वितीय हो, अद्भुत हो, ऊर्जा से भरे हुए हो, विंग्स ऑफ फायर है तुम्हारे अंदर, अग्नि की उड़ान तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। लेकिन उस अग्नि को इग्नाइट करने का कार्य गुरु ही करेगा। और वो गुरु एक बार जब वो इग्नाइट कर दिया तो लाखों लाखों मील का सफर तुम यूं पलक झपकते तय कर जाओगे, संसार में इतिहास रच दोगे। ये बात याद रखना, अपने अंदर वो गौरवशाली पलों को याद रखना। इस संसार में तुमसे जिसने भी कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, याद रखना समस्त अद्भुत शक्तियां, सारी पावर तुम्हारे अंदर वेस्टेड, तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं। बस उन शक्तियों को निकालने के लिए एक गुरु को खुद को समर्पित कर दो, अपनी लगाम उसको दे दो, अपने मन की गति की विकल्प संकल्प के रूप में उठा लो। यहीं से तैयारी शुरू होती है, क्योंकि तैयारी भटके हुए मन के साथ नहीं हो सकती है। तैयारी हमेशा संकल्प के साथ शुरू होती है। गुरुकुल में हम यही काम कर रहे हैं। जब यहां बच्चे आए तो भटके हुए थे, 50 लोग, 50 विचार, कोई निगेटिविटी से भरा हुआ, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी के मन के भटकने की समस्या, किसी को फलाना ठिकाना। आज धीरे 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 वो लगातार एक बिंदु की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। और उनके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जो शक्तियां उनके अंदर जागृत हो रही हैं, जो एक कैसे कहते हैं अद्भुत पावर्स आ रही हैं, उनको खुद नहीं रियलाइज था कि उसके अंदर ये सारी चीज, जो ये कहता था कि हम बोल नहीं सकते, जो कहता था हम लिख नहीं सकते, जो कहता था मंच पे बात नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, आज वो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि वो शक्तियां आपके अंदर हैं, बस उनको निकालने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, एक प्रशिक्षक की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ कि एक वर्ड होता है तैयारी और प्रिपरेशन। देखें कितने लोग इस शब्द को जानते हैं। ये तैयारी या प्रिपरेशन होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तैयारी? चलो सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये क्या, ये जैसे थंबनेल था ना कि आईएएस की तैयारी, हर कोई कहता है मैं क्या कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। क्या कर रहे हो भाई? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये शब्द है क्या? मुझे जो सबसे पहले आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने भी हजारों बार इस शब्द का प्रयोग किया होगा, इस वर्ड को यूज किया होगा। मुझे बताओ ये तैयारी यानी प्रिपरेशन होती क्या है? चलिए देखते हैं किसको किसको इसके बारे में पता है।
चलिए सब लोग जवाब दें, मुझे सबसे जवाब चाहिए। वर्ड तो तुमने यूज किया होगा कई बार, सर आईएएस की तैयारी कैसे करें, सर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। जरा देखिए तैयारी होती क्या है। किसी ने कहा अपने आप को ट्रेंड करना। चलिए देखते हैं। जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में गहराई से जानना। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश करिए सब लोग। रोशन ने कहा पसीने आ रहे भाई, ये क्या हो गया। अपने व्यक्तित्व को बनाना, रुद्र ने लिखा है, शाबाश। संकल्प ले लिए हैं आईएएस, सर मेरे हिसाब से ये एक तपस्या है। ओहो बाप रे बाप, इतने भारी भारी शब्द। कैसे काट करते हैं सर, जिस चीज के अंदर तक जानना। अरे बाप रे, बुक और स्टूडेंट के बीच का युद्ध है सर। अरे बुक्स तो तुम्हारी मित्र होती हैं, युद्ध तो दुश्मन के साथ किया जाता है। क्या लिख रहे हो। फील एज एन आईएएस ऑफिसर वाइल स्टडी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। किसी ने कहा, निशा ने लिखा है 3P, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस। वेरी गुड, शाबाश। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसे कहते हैं एक अच्छा व्यक्ति बनना, नितेश ने लिखा है। चलिए और लोग, बस थक गए। आइए तैयारी वर्ड, अरे हद हो गई। आपने कितनी बार, हजारों बार ये शब्द का प्रयोग किया होगा। आज क्या हो गया, आज कहां चले गए आंसर। वाह भाई वाह, क्या हालत हो गई है। देखिए यही होता है, एक गुरु आपको, मैंने अभी क्या कहा था क्लास की शुरुआत से पहले, मैंने आपसे कहा था ना कि दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति आपके अंदर है, दिशा मिल जाएगी सफल हो जाओगे। गलत दिशा में जाओगे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, बेसिकली तैयारी जो होती है उसको बोलते हैं सेट ऑफ स्किल्स। सेट ऑफ स्किल्स। कहीं भी जा रहे हैं, बोले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको युद्ध कला के बारे में, अपने हथियारों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। जो गदा चलाता था वो गदा चलाएगा, जो धनुष चलाता था वो धनुष चलाएगा। तो यानी सेट ऑफ स्किल्स, सेट ऑफ स्किल्स। ध्यान से इसको लिखते जाओगे, बहुत मजा आएगा। आज जो चीजें बता रहा हूं वो तुम्हारी सोच को बदल के रख देगा, यकीन मानिए। बस आप मेरे साथ कुछ देर तक रहिए। तो हमने ये वर्ड तो कई बार सुना ना, भैया चलो आज की तैयारी कर रहे हैं, आज की तैयारी कर रहे हैं। बोले क्या करोगे, किसी से पूछो, बोले वो सर सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे, 10-20 किताबें पूरी पढ़ लेंगे, आईएएस बन जाएंगे। चलो देखते हैं आज वही बात सही। अगर आज में कुछ नया मिले तो आप जो है आज क्लास के बीच में लाइक्स बढ़ा देना, ठीक है। मुझे आप लोगों की तारीफ से बड़ी एनर्जी मिलेगी। फीवर है, हेडेक है मुझे बहुत तेज, अभी मैंने पेन किलर खाया है तब मैं यहां खड़ा हो पा रहा हूं। लेकिन इसलिए था कि मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, मन में एक बड़ी तड़प थी कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, राइट। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ स्किल्स, यानी कुछ दक्षताओं की सेट होनी चाहिए, उसको तैयारी कहते हैं। और ये जो स्किल होती है वो हासिल की जाती है, यानी एक्वायर की जाती है, कोई किसी को नहीं दे सकता। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा इसी क्लास में, आज जो चीजें बताऊंगा इसमें से 10% लोग इसको लिखेंगे, इसमें से 40-50% लोग उस पर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ परसेंट होगा छोड़ो यार ये सब तो चलता रहता है, तो उसको भूल जाएंगे। तो जो चीज हासिल की जाती है, एक्वायर की जाती है, तो जो 10% बच्चे होंगे जो आज की क्लास को लिखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, ये सेट उनका हो जाएगा। जो 90% उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये कभी उनका नहीं होगा, एक चैनल छोड़कर दूसरे चैनल पे जाएंगे, एक साल से दूसरे साल लगाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो यूपीएससी की जो तैयारी होती है, किसी एग्जाम की तैयारी, एक्चुअली सेट ऑफ स्किल्स होती है। पर सवाल यह है, मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े ध्यान से समझना, अब जो बात कह रहा हूं खासतौर पे जो बिगिनर है उनके लिए बड़ी जबरदस्त बात कह रहा हूं। मान लो मैं एक वॉर में जा रहा हूं, मान लो जूडो है, ताइकांडो की क्लास है, ताइकांडो का जो है वो एक मैच है, और अच्छा रोटियां बनानी मुझे बड़ी अच्छी है, मैंने प्रैक्टिस कर ली कि भाई ताइकांडो का मैच है और रोटियां मस्त मस्त एकदम गोल गोल बनाएंगे, बढ़िया फुलके जो सेकेंगे। तो फुलके सेकना सेट ऑफ स्किल, एकदम बढ़िया गोल गोल रोटी पतली पतली और बढ़िया फूल रही है। मैच मेरा ताइकांडो का है, ठीक है, ताइकांडो का है। तो अब मुझे बताओ मेरी सेट ऑफ स्किल रोटियां बनाना या केक बनाना या अच्छी सब्जी रायता बनाना, मेरा वहां काम कर जाएगा ना। मैंने तो एक्वायर कर लिया ना सेट ऑफ स्किल, मैंने अच्छी रोटियां बनानी सीख ली। मैच ताइकांडो का है, जूडो का है, क्यों, मैं तो मैच जीत जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने सेट ऑफ स्किल एक्वायर कर ली है। बताओ मुझे,
सभी का कमेंट चाहिए। मैं तो बड़े आराम से मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी रोटियां बना ले रहा हूं या अच्छी सब्जी बना ले रहा हूं, है ना। खूब प्रैक्टिस की है गोल गोल रोटियां बनाने की, फुलका लगाया, बढ़िया सेका है। तो इसका मतलब मैं पक्का जो है मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर कर ली है। सही कह रहा हूं? ऐसे ही होगा ना, ऐसे ताइकांडो मैच जीत जाओगे, वहां जाते ताइकांडो हा जैसे होगा, तुरंत रोटियां बनाना शुरू कर दोगे। सब लोग बताओ मुझे, पक्का जीत जाएंगे ना? मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत करके रोटी बनाना सीखा। अब रोटी बनाने में मेरी बहुत दक्षता हो गई, बहुत स्किल हो गई है। तो जैसे ही मैं जाऊंगा ताइकांडो के मैच में, मैं जो है विजेता बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्किल दिखानी थी। अब जो बात कहने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। समझ गए तो लाइफ यहीं से बन जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा फेल क्यों होते हैं। ये तो सबको पता होता है पास कैसे होना है, लेकिन फेल क्यों होते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती, आज इस क्लास में क्लियर कर दूंगा। अगर तुमने वो कारण हटा दिए, तुम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे, बड़े ध्यान से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। मैंने पूछा तैयारी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन। आपने कहा सेट ऑफ स्किल्स होती है। बट सेट ऑफ स्किल्स, कौन सी सेट ऑफ स्किल्स? ताइकांडो का मैच है, रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, और ताइकांडो के मैच में जा रहे हैं। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर करते हैं। अब जरा मुझे बताना, आपसे कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, कई घंटों पढ़ना पड़ता है, सुना होगा। बहुत हार्ड होता है एग्जाम, किसने किसने ये सब सुना है? बहुत हार्ड होता है, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। किसने किसने ये सुना है? आज बड़ी खास बात बता रहा हूं, लाइफ बदल जाएगी। राइट, बड़े ध्यान से। तो सेट ऑफ स्किल्स ये चीज होती है। अब जरा ध्यान से देखो कि है क्या। तो आपने भी ये सुना होगा, आपको भी ये ज्ञान दिया गया होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम टॉपर नहीं हो, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और हर कोई आईएएस नहीं बन पाता है, जो बड़ी बड़ी जगह से पढ़ के आए वही आईएएस बनते हैं। कई बार तुमने ये सुना होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ स्किल्स को आप ये समझो कि सेट ऑफ स्किल, प्रिपरेशन क्या है? सेट ऑफ स्किल्स को एक्वायर करना। लेकिन कौन सी सेट ऑफ स्किल? वो तय होती है नेचर ऑफ एग्जाम से। मान लीजिए आपका एग्जाम है सीए का, आपका एग्जाम है आईआईटी का, आपका एग्जाम है नीट का, तो आपकी सेट ऑफ स्किल्स अलग होगी। यहां आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, यहां आपको पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, यहां आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबकी सेट ऑफ स्किल अलग होती है। तो जब आप यूपीएससी में आते हैं, राइट, आपको जब यूपीएससी यानी आईएएस क्रैक करना है, तो सबसे पहले कौन सी सेट ऑफ स्किल? अब किसी ने मुझे बताया नहीं ताइकांडो का मैच है, मैंने तो रोटियां बनाना सीख ली, बड़ी मेहनत से गोल गोल रोटियां बनाना सीख ली। तो यही होता है जब आप यूपीएससी में उतरते हैं और आप कहते हैं कि साहब मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। सर आईएएस की तैयारी कैसे करें? तो आपको लगता है कि कुछ किताबें पढ़ ली, यही सारी बातें सुनकर आए होते हो, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड एग्जाम है, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये सब चीजों के साथ आप बैठ जाते हो। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होगा, गांव के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, ढेर सारी चीजें। ठीक है, देखो पूछ लिया मानसी ने, सर गांव में रहती हूं आईएएस बन सकती हूं। देखो ये आ गया सामने, क्वेश्चन आ गया, शाबाश, बिल्कुल सही समय पे आया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लेके बैठ जाते हो। सबसे पहले जब आपको सेट ऑफ स्किल एक्वायर करना है, तो पहले नेचर ऑफ एग्जाम क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ यानी कि एग्जाम की प्रकृति क्या है, ये बाकी एग्जाम से अलग है। तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो यूपीएससी में आप क्या बनोगे? पब्लिक सर्वेंट। बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा अभी। पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, यानी लोक सेवक, दो शब्द हैं, लोक सेवक। लोक क्या है और सेवक क्या है? लोक, पब्लिक। पब्लिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक में पॉलिटिशियन भी है, पब्लिक में गरीब आदमी भी है, पब्लिक में माफिया भी है, ये भी पब्लिक ही है। पब्लिक में प्रेशर ग्रुप भी है, पब्लिक में वृद्ध लोग भी हैं, पब्लिक में ग्रामीण भी है, पब्लिक में शहरी भी है, हर कोई है। यानी इसका नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जरा ध्यान से सुनना, प्रिंस तिवारी, सिलेबस एनालिसिस तो तुम बाद में करोगे, पहले इसको सुन तो लो कि एग्जाम क्या है। एग्जाम में क्या बनने जा रहे हो? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट में बड़ी कॉम्प्लेक्स पब्लिक है,
आप भी देखो, कहीं भी जाओ कितने अलग अलग तरह के लोग आते हैं, ठीक है, अलग बोली भाषा रिक्वायरमेंट। कोई चाहता है वृद्धावस्था पेंशन मिले, कोई चाहता है कि बालू का ठेका मिल जाए, कोई चाहता है कि ये बिजली आ जाए, कोई चाहता है बच्चा पढ़ जाए, कोई चाहता है कि जो है माफिया खत्म हो जाए। सबकी अलग अलग चाहत है। इसका मतलब है जो पब्लिक ओपिनियन होती है, जो पब्लिक की डिमांड होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कठिन जटिल होती है। एक ही समाज में अलग अलग लोग अलग अलग चाहेंगे, और किसी एक की तरफ जाओगे तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, राइट। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, इस कॉम्प्लेक्सिटी में एक छिपी हुई चीज होती है। ये कॉम्प्लेक्स जब कोई चीज होती है तो चैलेंजिंग होती है, और इसको चैलेंज को डील करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, यानी कंटेम्प्रोरी लर्निंग चाहिए होती है। अपनी सिचुएशन से सीखने की ताकत होनी चाहिए, लिख लो इसको, अपनी सिचुएशन से सीखने की पावर होनी चाहिए, कि आप अपनी सिचुएशन से सीख रहे हो। तो ये चीज पब्लिक को डील करता है, कैसे बात की जाए, कैसे क्या किया जाए, तो ये जो है वो यहां से सीखने की कोशिश करता है। दूसरा, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब है आपको लग रहा है कि सामने वाले की बात नहीं माननी, लेकिन आप उसको मारपीट नहीं सकते हैं। आपको अपने व्यवहार में बर्दाश्त करने की पावर होनी चाहिए। आप ऑफिसर भले चाहे, लेकिन अगर वो आपको गुस्से में बोल गया, आप उसके जो कुछ ऐसी तैसी नहीं कर सकते। आपके अंदर बर्दाश्त करने की पावर, यानी एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो दबाव को बर्दाश्त कर सके। जैसे क्या होता है, आपने देखा रबर वाली बॉल, जब उसको प्रेशर आता है तो क्या करता है, अपना शेप चेंज कर देती, बर्दाश्त कर लेती है। तो ये चीज, और अभी कोई ग्लास का सामान ले लो तो क्या उसको दबाओगे, टूट जाएगा। तो इसका मतलब है आपके व्यक्तित्व के अंदर दबाव को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझो कि यूपीएससी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि आपको सिचुएशन को समझना है। क्या मैंने बोला, जो नेचर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक साथ कई चीजें हैं, ठीक है, कई चीजों को मिला दिया गया, कोई खास रंग इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है सिचुएशन को समझने की पावर, सिचुएशन को समझना और उससे लर्न करना। बड़े ध्यान से समझना, किसने किसने आप में से यूपीएससी का प्री और मेंस का पेपर कभी देखा है, सब लोगों से कमेंट चाहिए। किसने किससे यूपीएससी का प्रीलिम्स का मेंस का पेपर कभी भी पढ़ा है या देखा है, कितने लोग हैं, तभी मेरी बात को जस्टिफाई कर पाएंगे। जितने लोगों ने देखा या पढ़ा है वो मेरी बात को बहुत कायदे से जस्टिफाई कर पाएंगे। चलो जरा मुझे बताओ, तो लर्न करना यानी सीखना है। अब जरा देखो कैसे, अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा तुमने, तो कोई भी स्पेशल नॉलेज नहीं पूछी जाती। हिस्ट्री बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर डेप्थ में नहीं जाते, साइंस का बहुत डेप्थ नहीं जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है जीएस, जनरल स्टडीज। जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स में लर्निंग क्या होती है, जनरल स्टडीज। इसका नाम है सामान्य, यूपीएससी सिलेबस देखा ना, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन। तो जरा क्वेश्चन देखना उसमें कैसे होते हैं। क्वेश्चन ऐसा लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति के आसपास उसकी समझ को जानने के लिए जो कुछ भी चल रहा है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, तो अभी आएगा अर्बन फ्लड मैन मेड है या नेचुरल मेड है, यानी जैसे मान लो दिल्ली में फ्लड आ गया, अन्य जगहों पे आया, तो क्वेश्चन बना देंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो शहरों में बाढ़ आ रही है वो मानव जनित बाढ़ है या प्रकृति जनित बाढ़ है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि तुम अपने आसपास की सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर सकते हो। मान लो आजादी की लड़ाई, तो आजादी की लड़ाई में वो आपसे फैक्ट थोड़े ना पूछ रहे हैं, वो उन चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमारे आज के भारत पर अपना प्रभाव डाला। वो ज्योग्राफी में भी वही चीजें पूछ रहे हैं जिससे आज की दुनिया के बारे में आपकी एक समझ डेवलप होती है, आपकी लर्निंग डेवलप होती है। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी में आपको सिचुएशन को समझना आना चाहिए, सिचुएशन क्या है, राइट। तो ये जो है यहां से सबसे पहले तैयारी यहीं से शुरू होती है कि लर्निंग आपको अपने सराउंडिंग से करना है, मेरे आसपास क्या चल रहा है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर समझना दो अलग अलग चीजें। पढ़ने के लिए तो तुम ये भी सीमा भाभी के बारे में भी पढ़ सकते हो कि प्रेम उनका सच्चा है कि नहीं सच्चा है, दिन भर तुम इसी में डिबेट कर सकते हो। जासूस है कि वो किसी के प्रेम में आई है, पबजी के चक्कर में आई कि कब्जी के चक्कर में आई,
पता नहीं। तो ये भी तुम बात कर सकते हो। लेकिन जो यूपीएससी का स्टूडेंट है वो जानता है कि मुझे किन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग को सीखने की कोशिश करता है। और सराउंडिंग को सीखने, जैसे मान लीजिए मणिपुर की घटना आपने पढ़ी, तो एक व्यक्ति कहेगा अरे यार बड़ा गलत हुआ, अरे यार ऐसा हुआ, अरे फलनवा ऐसा हुआ। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि जब मणिपुर को समझना है, जब कुकी जनजाति को, मैती को समझना है, तो तुम्हें उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो गलत सही नहीं कहेगा। जो महिलाओं के साथ हुआ उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने आप को न्यूट्रल रख के उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये झगड़ा है क्या, कहां तक है, क्यों है, राइट। तो जब वो इन चीजों को जानेगा, इन चीजों को समझेगा, तो ही हमारी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। सो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना कि आपको पढ़ाई करते समय स्किल जो डेवलप करनी है वो नेचर ऑफ द एग्जाम से डेवलप करनी है, ठीक है। आपको नेचर ऑफ एग्जाम से डेवलप करनी है। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अपने आप को एनालिटिकल तैयारी में डालना शुरू करें, यानी दिमाग से सोचना शुरू करें, रेदर देन कि सिलेबस कितना पढ़ लिया, किताबें कितनी पढ़ ली, कॉपियां कितनी भर ली। इस पर फोकस करने की बजाय वो समझे कि नेचर ऑफ द एग्जाम क्या बनने जा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो। पब्लिक बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी डिमांड्स अलग हैं, वो अलग अलग तरीके के दबाव समूह बनाती है। तो आपको क्या करना, आप सर्वेंट बन के उनकी लाइफ में चेंज लेकर आना है। तो चेंज तभी लेकर आ सकते हो जब तुम्हारे अंदर दबाव को सहने की ताकत। अब जरा दूसरा वर्ड है प्रेशर, यानी दबाव को सहने की ताकत। अब इसका क्या मतलब हुआ, दबाव को सहने की ताकत, सहने की ताकत, ये बड़ा खास बात होता है। तो पता चला कि अभी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और पढ़ाई करते समय आपका दोस्त, आपका मोबाइल, आपकी आदतें आपका टाइम किल कर रही, बड़े ध्यान से सुनना, आपका टाइम किल कर रही हैं। और जितनी पढ़ाई आपको करनी चाहिए थी अपने एनालिटिकल माइंड के लिए, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, मान लो कुछ भी आपको इतने घंटे पढ़ना है, उतनी पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो आदतें हैं, मोबाइल है, दोस्त है, ये आपको किल कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब पढ़ाई करने का प्रेशर आता जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ाई नहीं करोगे तो आप उतना देर एनालिटिकल होकर सोच नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने आप को समय देना पड़ेगा, राइट। फिर आप कोई गाइड बुक ढूंढते हो, कोई शॉर्टकट ढूंढते हो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं यूपीएससी में, क्योंकि आपको एनालिटिकल माइंड को डेवलप करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहां पर आ जाएगा दबाव। अब जब दबाव आएगा तो यहां पर दो कंडीशन होंगे। कुछ लोग दबाव में बिखर जाएंगे, छोड़ यार आईएएस बहुत कठिन है, अरे सबका नहीं होता, अलग अलग बातें कर, सुना होगा तुमने, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का नहीं निकलता है, अरे बड़ा मुश्किल है भाई। कितने कितने लोगों ने ये सुना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अरे यार यूपीएससी बड़ा कठिन है यार, पहले कोई छोटी मोटी नौकरी देख लेनी चाहिए, पहले सेफ हो जाएं। कितने लोगों ने सुना, पहले छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, पहले सेफ हो जाएं, फिर देखेंगे। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं होता है, यूपीएससी बहुत कठिन है, सबका नहीं होता है। कितने लोगों ने ये सारी चीजें सुनी है, ये बेसिकली बिखर जाने की निशानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा कॉमन चल रहा है कि सर पहले कोई छोटी मोटी नौकरी करके सेफ हो जाएं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा है कि छोटी मोटी नौकरी करके हम सेफ हो जाए। लेकिन ये कौन सा समाज, अभी मैंने बताया ना, ये पब्लिक कहां रहती है, समाज। समाज बड़ा अलग अलग है तुम्हारे देश में। अब तुम्हारे यहां समाज कैसा है, जैसे तुमने नौकरी पकड़ी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तुरंत परिवार का दबाव आना शुरू हो जाता है। और परिवार से पहले अड़ोसी पड़ोसी, बुआ फूफा, अरे आपका लड़का तो अब सेटल हो गया, सरकारी नौकरी हो गई। वो मीम्स देखते हो ना सरकारी नौकरी वाले, हाँ समझ गए होगे कौन वाली बात कर रहा हूं मैं, कि सरकारी नौकरी का कमाल, एक लड़की होती एक लड़का होता, तुम खुद ही समझ गए होगे क्या चक्कर है। तो क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी, अरे हमारी जानकारी में हमारे मित्र की लड़की है या मित्र का लड़का, अरे बढ़िया, तुरंत आपकी जो है, अब आप घूम नहीं सकते खुले समाज में। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको यह माना जाएगा कि सरकारी नौकरी हो गई, लड़का लड़की, अब इसको सेटल करो। और सेटल होने का मतलब किसी पल्ले बांधो, और तुरंत रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और रिश्ते के साथ अकेले रिश्ते थोड़े ना आते हैं, तुम्हें भारतीय समाज की विकृतियां भी पता होनी चाहिए। तो दहेज आना शुरू हो जाता है, अरे अरे 4 पहिया गाड़ी और फलाना मकान दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई होती है। अरे वो फलाने, वो
फलाने नेता हैं वो भी आए हैं अभी रिश्ता करने के लिए, फलाने हैं ढिकाने हैं। अरे अब घर की स्थिति मान लो अच्छी नहीं है और पता चला उधर बड़ी कार मकान, बोले प्लास्टर वास्टर सब करा देंगे। आपने देखा होगा, जो गांव से उनको और अच्छी तरह पता होगा, तुरंत आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लो उठा पटक करके तुम्हारी शादी कर दी, अब शादी के बाद तो वैसे ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की लंका अपने आप लग जाती है। घूमोगे फिरोगे, फोटो अपलोड करोगे, जीवन के आनंद उठाओगे। उसके बाद क्या हुआ, अब शादी वादी हो गई तो परिवार फिर अपना रंग बदलेगा। फिर क्या होगा, किसी को खांसी सर्दी बुखार हुआ, अरे अब नाती पोते मुंह देख लेते तभी संसार से जाते। जाना नहीं है, लेकिन अरे अब नाती पोते का मुंह दिखा देते तो हम भी जो है हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। बड़ी आहें भर भर के अब आप एक ऐसे विशियस सर्किल में फंस गए जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन है। अब बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी, खर्चा बढ़ गया। अब जो आपने उस समय नौकरी की थी, उस समय आप छड़े के छड़े थे, अकेले थे, कुंवारे थे या कुंवारी, जो अब उसमें क्या हुआ, आपकी अपनी कोई पैसा काफी पड़ रहा था। अब आपके टाइम में परिवार का खर्चा, बच्चे का खर्चा, बीवी का खर्चा या हस्बैंड का खर्चा, अब आप फंस गए। अब पूरे लाइफ में क्या होगा, वो बजट बनाने में आपका टाइम निकल जाएगा, बजट बनाने में टाइम निकल जाएगा। फिर किसी दिन याद आएगा, किसी दिन ऐसे किताब निकालेंगे, ऐसे धूल जाएंगे, अरे यार यूपीएससी वाली तो रह गई। मेरे पास फोन आते हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट के फोन आते हैं, सर तैयारी कर रहे थे 2017 में 18 में अचानक से गायब हो गए। अब क्या बताएं सर, एक लड़का भी हो गया, एक लड़की भी हो गई है, अब उसी की जिम्मेदारी में सर लगे रहते, कैसे छोड़े नौकरी। अब उनसे क्या होता है, नौकरी नहीं छूटती है, नहीं छूटती है, अब वो चिपक गई। नौकरी नाम ही है, ये आजीवन तुम्हें नौकर बना देगा, फिर तुम वापस अपनी तैयारी में नहीं लौट पाओगे। तो क्या होता है, याद रखना, जो दबाव को सह लेंगे वही इस ऑर्गेनाइजेशन में जा पाएंगे यूपीएससी में, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ तुम्हें प्रेशर को डील करना है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हम ज्यादातर शॉर्ट टर्म गोल्स को अपना आइडियल बना लेते हैं, और ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जॉब में जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल होता है। और प्रेजेंट एग्जांपल बताओ, जब मैं पढ़ाया करता था तो मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक ने एक वनडे एग्जाम को क्रैक कर लिया, सबसे पहले उसकी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, और उस हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास सेटल हो गया, बढ़िया मजा, चारों तरफ नाम वाम हो गया, ठीक है, वनडे एग्जाम क्रैक किया और वो नौकरी में सेटल हो गया। एक था वो लगा रहा, वो यूपीएससी के लिए लगा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो साथ के कुछ कैंपस सिलेक्शन में चले गए, कुछ ये अब ये जैसे मान लो ये सबसे बढ़िया इसकी वनडे में नौकरी लग गई, एसएससी क्लियर किया, नौकरियां सारी अच्छी हैं, तो अब ये सेटल हो गया, पूरा एकदम फोटो वोटो लगाता रहता था, कभी वर्दी में कभी ये वो दुनिया भर का। उसको बेचारे को बड़ा दर्द होता था, जिसका सिलेक्शन दूसरा जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट उसने ट्राई किया, आईपीएस निकल गया। अब जब वो आईपीएस बन गया तो पीछे की सारी गलतियां माफ हो गई, उसने प्रेशर को डील किया, पहले खुद को बड़े एग्जाम के लिए तैयार किया, फिर एग्जाम में नहीं हुआ, फिर उसने अगली बार अटेम्प्ट दिया और फिर वो सेलेक्ट हो गया। अब जब वो सेलेक्ट हो गया तो आज की डेट में आईपीएस, अब क्या हुआ, जो पहले वाला स्टूडेंट था उसको कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि एक आईपीएस बहुत बड़ी चीज हो जाती है, अब वापस लो। लेकिन अब वो चाह के भी बात होती है कि सर काश उस समय हमने भी अपने आप को झोंक दिया होता तो आज हो जाता, टैलेंट थे, सब कुछ था, बट हम जल्दी सेटल हो गए, अब वापस, अब बच्चे बच्चे हो गए तो वो वापस नहीं लौट पा रहे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। याद रखना कि इस एग्जाम में वही लोग आए जो प्रेशर को डील कर सकते हैं, हर तरह का प्रेशर, और ये प्रेशर बहुत जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम में आप सर्विस में भी थ्रू आउट लाइफ प्रेशर में ही रहोगे। तो तैयारी जब भी आप करें इस तरह से चीजों को लेकर चले तभी आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जाम समझें और जितने भी लोग हैं अपने आसपास से सीखना शुरू करें। जैसे जो बिगिनर हैं, एनसीईआरटी इज द बेस्ट कि उनको वो कहानियों के रूप में चीजों को सिखाती है। तो एनसीईआरटी से हमेशा शुरुआत करें, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ें और वहां अपना बेस डेवलप करें, तब जाकर वो किसी दूसरे सेगमेंट में कूदें, ठीक है, यानी सीनियर लेवल पे कूदें। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पर आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि गलत तरीके से तैयारी का मतलब ये नहीं करे सर हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वनडे का आपका रिक्वायरमेंट अलग है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग है, आईआईटी की रिक्वायरमेंट अलग है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट चलो पब्लिक सर्वेंट बनना है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझना है, सोचना है, उस पर चिंतन करना है, ये क्यों हो रहा है
और ये तभी कर पाओगे जब अपने आप को एक ऑफिसर की तरह फील करोगे और सोचोगे कि बाढ़ आई है, मुझे इसको मिटिगेट करना, मुझे इसको जो है वो नियंत्रित करना, लोगों की जान बचानी है, मैं यहां होता तो क्या स्टेप्स लेता, पॉल्यूशन है तो मैं क्या स्टेप्स लेता, फलाना चीज है मैं क्या स्टेप्स लेता। तो अपने आप को अपने ऑफिसर की तरह, एक आईएएस ऑफिसर की तरह समझो, और जब भी कोई सिचुएशन सामने आए तो उस पर सोचा करो मैं एक ऑफिसर होता तो यहां क्या डिसीजन लेता। जब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैं एक ऑफिसर होता और यहां क्या डिसीजन लेता, तो धीरे धीरे आप उस डिसीजन को लेने के लिए आप लर्निंग करते, सही डिसीजन करने के लिए आप ढेर सारी जो है लर्निंग करते, और चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जानिए कि यहां मैं होता तो क्या डिसीजन लेता, राइट। और उसके लिए आप जो सीख सकते हैं वो सीखना शुरू करिए। क्लासेस में भी आप बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल रहिए और वहां पर चीजों को लेकर आइए। तो आज जो मैंने सबसे पहले बताया, कितने लोग इससे पहले ये जानते थे कि तैयारी का मतलब सेट ऑफ स्किल्स होती है, सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर की जाती है। फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग एक स्किल है, ठीक है, आंसर राइटिंग एक स्किल है, लर्निंग एंड रिवीजन एक स्किल है, ठीक है, आपको नोट्स बनाना एक स्किल है, आप इसको करके सीखोगे। लेकिन किसके लिए करना है, नेचर ऑफ द एग्जाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मेरे एग्जाम का नेचर क्या है, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे जीएस, आपने अपने सराउंडिंग से सीखते हुए चलना है, अपने सराउंडिंग में इन्वॉल्व होना है। एक ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, ऑफिसर की तरह फील करो। जितने भी बिगिनर हैं वो एक मंत्र मेरा याद रख ले, फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर। मुझे आईएएस की तैयारी नहीं करनी है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं। और जब भी कोई आसपास सिचुएशन है, महामंत्र दे रहा हूं, महामंत्र, तो जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, ऐसा नहीं कि तुम सुबह सुबह घर में उठो और टाई वाई लगा के बैठ जाओ, बोले मैं आईएएस ऑफिसर हूं, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि मन से आप सिचुएशन को एनालिसिस करो कि आप जहां पर भी हो, आपके आसपास जो घटना हो रही है, आपको इसको रिप्लाई करना है, आपको इसमें सिचुएशन को संभालना है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मान लीजिए पहाड़ गिर गए हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट, बादल फट रहा है तो आपको लोगों को बचाना है, इकोनॉमी डाउन हो रही है तो आपको इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए क्या क्या करना होगा, रोजगार देने के लिए क्या क्या करना होगा, महिलाओं के साथ गलत हरकत हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होगा। मान लो भारत की छवि को पूरी दुनिया में चमकाना है तो आप क्या क्या स्टेप लोगे कि इंडिया की छवि चमके। इसके लिए इंडिया के कल्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र जो होता है अपने कल्चरल सेटअप से महान बनता है। तो भारतीय संस्कृत की समझ होनी चाहिए। आप जाकर दुनिया को बताओगे देखो योग हमारा है, शून्य हमने दिया है, हमने आयुर्वेद दिया है, आप इससे संसार की भलाई कर सकते हैं, आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम अपने वृक्षों की पूजा करते हैं। तो ये जो चीज अगर आप लेकर आते हो तो हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। तो आज से एक महामंत्र दे रहा हूं तुम लोगों को, महामंत्र दे रहा हूं, फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे सिचुएशन में क्या करना है। और एक डायरी रखो, एक डायरी रखो, और सुबह कोई भी आप न्यूज़पेपर में कोई भी एक या दो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा लो जिसमें एक ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां पर अपना माइंडसेट डेवलप करो कि इस सिचुएशन को मैं कैसे संभाल सकता हूं, और उसकी स्टडी करो। मान लो जैसे नदियों के बारे में बात आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो आप बादलों का फटना नहीं रोक सकते हो, आप बारिश से नहीं कह सकते हो चले जाओ, वो नेचुरल फिनोमेना। लेकिन हम इससे जानमाल के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर भारत सही तरीके से विकास करना चाहता है तो भारत की हर नदी में बाढ़ नहीं आता। तुमने देखा होगा केवल हिमाचल और उत्तराखंड के नदियों में बाढ़ आ रही है, लेकिन दक्षिण भारत में आप कोई भी खबर नहीं सुन रहे होगे। अगर भारत की सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट ला दिया जाए, तो सबसे बड़ी बात है जहां पर पानी कम है, जहां ज्यादा पानी है, वहां से आप छोड़ दो पानी और वहां से चला जाएगा। कभी बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी, कभी सूखे की स्थिति नहीं आएगी। आप एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपकी जब नदियों में लगातार पानी बहेगा तो आप नाव से गति कर सकते हो, जो कि सबसे सस्ता और ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। राइट और रॉन्ग? फिर जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी आजीविका कमा सकते हैं। भारत में माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी जब आप जो फ्राइट है, जो आज केवल रेलवे और ट्रक से जा रहा है, वो नदियों से जाना शुरू कर देगा, तो वो सस्ता होगा। जब सस्ता होगा तो हमारी सामान की कीमत कम होगी, और जब कीमत कम होगी तो हम पूरी दुनिया में अपना सामान बेच पाएंगे। इसके साथ साथ हम पानी के माध्यम से हम जल, जो हमारी एक्वाकल्चर है, फिशरीज, उसको बहुत अच्छी डेवलप कर पाएंगे। इससे न सिर्फ हम अपने लोगों की जरूरत पूरी कर पाएंगे, हम विश्व व्यापार में भी अपनी भागीदारी बढ़ा ले जाएंगे। तो आप सोचो कि इसके लिए आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स, अब इसमें चुनौतियां क्या होंगी। भारत के पास क्या फंड है, आप ऑफिसर है, फंड है कि नहीं है,
क्या हमें एनवायरमेंटल जो है वहां पर क्या डिग्रेड होगा, कैसे एनवायरमेंट हमें जो है वो सुरक्षा लेकर आनी पड़ेगी, भारत की नदियों की प्रकृति क्या है, भारत की नदियों में गाद बहुत आता है, हमारे पास दो तरह की नदियां हैं, एक हिमालयी नदियां और एक जो है वो पेरेनियल जो है और सदा नीरा, और जो है जहां पर दक्षिण भारत की नदियां वहां हमेशा पानी नहीं होता है। तो इन दोनों को कैसे करोगे, एक चट्टानी बेस है भारत में, यानी उसका जो है रॉक जो है वो बेस रॉक ही है, एक का मिट्टी वाला है, तो इन दोनों को कैसे हम जो है मिटिगेट कर सकते हैं, चाइना ने करके दिखा दिया, तो हम भी कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि आपने एक प्रॉब्लम को सोचना शुरू किया कि थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, बड़े ध्यान से समझो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और मैं भारत में बाढ़ की समस्या का निपटारा चाहता हूं। अब आपने क्या किया, सोचना शुरू किया, थिंक, कि क्या मैं नदियों को जोड़ सकता हूं, क्या मैं रिवर लिंकिंग कर सकता हूं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या चैलेंजेस हैं, आप ये सारा चीज बनाना शुरू करो। इससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, सोसाइटी में क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखो, सोचना शुरू करो ऑफिसर की तरह, इन्वॉल्व हो जाओ अपने सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट वही यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रयान है तो चंद्रयान से भारत के इसरो की ताकत को बहुत ऊंचाई मिली है, आपको वो जानना चाहिए कि इससे क्या लाभ होंगे, चंद्रमा पर रॉकेट क्यों छोड़ा गया, आखिर ऐसा क्या चीज है, भारत के पास कौन सा इंजन ऐसा इस्तेमाल रहा है, इससे आने वाले समय में जो हम स्पेस, हमारी जो आगे एक जिसे कहते हैं कि एक दौड़ है, उसमें हमें कितनी ताकत मिलेगी। तो राष्ट्र के निर्माण करने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हो जाती है, आपके चिंतन का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाए, जिस चीज में राष्ट्र इन्वॉल्व है। अब तुम्हें पता है कि राष्ट्र में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये प्यार मोहब्बत की जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, शीशा लेदर की खबरें आ रही है, इस सब से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हर वो चीज जो मेरे राष्ट्र को प्रभावित करती, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, हम इसके बारे में बात करेंगे, चिंतन में लेकर आएंगे। अभी किसी ने लिखा कि जब मैं हमेशा बोलता हूं कि आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, जब तुम्हारा व्यक्तित्व आईएएस की सोच का बन जाएगा तब यहां काम होगा। जैसे आज सुबह गुरुकुल के एक बच्चे ने वीडियो बना के भेजा कि सामने से कोई बच्चे कूड़ा बीन रहे, तो सर बोला मेरा मन बहुत व्यथित है। अब व्यथित हो गया अलग बात है, लेकिन अगर आपने डायरी उठाई और भारत में बाल श्रम के बारे में, यहां पे आपने क्या लिखा, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, बड़े बड़े ध्यान से समझना कि बाल श्रम है, और तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुम चाहते हो कि ये बच्चा कूड़ा ना बीने, कूड़ा ना बीने, ये आप चाहते हो, तो ये क्या करे, आप चाहते हो इसको क्या मिले, एजुकेशन मिले, इसको हेल्थ मिले, इसको अपॉर्चुनिटी मिले। अब अगला क्वेश्चन करोगे इसको एजुकेशन कैसे मिलेगी, तो उससे पहले क्वेश्चन करोगे इसको क्यों नहीं मिल पा रही है, तो पता चलेगा गरीब है, माता पिता इसको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, सरकारें इसको अपने साथ एसिमुलेट नहीं कर पा रही। फिर आप सोचोगे कौन से सरकार के प्रोग्राम है जहां गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलती है, निःशुल्क शिक्षा भी देते, लेकिन ये अपने परिवार के लिए 100-150 रुपए दिन में कमा के लेकर आते हैं, क्योंकि उसके परिवार की आय इतनी कम है कि इसके द्वारा कमाए गए 100 रुपए भी उस परिवार की एक दिन की आय को चला सकते हैं। तो इसका क्या तरीका होगा, सरकार क्या उनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोग्राम चला रही है, अगर चला रही है तो क्या इस पर्टिकुलर स्टेट में है या पूरे देश के लिए लागू है, लागू है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वो प्रशासनिक हर्डल है, क्या फंड नहीं आ रहा है, या माँ बाप ही जागरूक नहीं है कि नहीं क्या करेगा, पढ़ के कूड़ा तो भी नहीं रहा है, 100 रुपए 150 रुपए कमा ले रहा है, कल को किसी और काम में लगा देंगे 200-300 रुपए कमा लेगा, क्या उनकी सोच इतनी छोटी है। आखिर अगर इस तरह से तुम पढ़ते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत आईएएस बनने से रोक नहीं सकती। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बस अपनी आंखों को अपने आसपास रख के अपने दिमाग को जागरूक बनाना पड़ेगा। यह है आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान होता है। अपने अंदर जितने भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं वो एक ऑफिसर की तरफ फील करें, और जब फील करेंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे। डायरी रखो, हमेशा एक छोटी सी डायरी रखो, लिखते रहा करो, आज मैंने क्या देखा, आज मैंने क्या समझा, इस बच्चे को एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है, इसकी हेल्थ क्यों नहीं मिल पा रही है, इसको जो है वो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है।
तो क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये सारी चीजें आप ध्यान से शुरू कर दोगे। और अगर आप यहां तक पहुंच गए, यकीन मानो लवासना तुम्हारे दिल में बस जाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसा चेंज आने लगेगा जहां हर समय तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें अपना सब्जेक्ट ढूंढ रही होंगी, किताबों से बाहर निकल आएगा यूपीएससी और तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। और फिर आप कहना कि सर आईएएस वाकई में देश का सबसे सरल एग्जाम है, बस इस एग्जाम की तैयारी करते समय खुद को तैयार करना पड़ता है। इस एग्जाम की तैयारी करते समय खुद को तैयार करना पड़ता है। यही से क्लास शुरू हुई थी कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। आईएएस की तैयारी खुद को तैयार करने से होता है, किताबें खरीदने, ढेर सारे एडमिशन ले लेने से, 15 तरह के टीचर के साथ जुड़ के कुछ नहीं होगा। आईएएस की तैयारी खुद को तैयार करने से होता है। हु आई एम आई रेडी टू एक्सेप्ट द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर और नॉट। क्या मैं एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारियां और शक्ति को संभालने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं? अगर हूं तो स्वागत है, तो स्वागत है। तो ये होता है माइंडसेट, ये होती तैयारी। जो यूपीएससी आप सर कौन सी किताब पढ़े जो आईएएस बन जाए, तुम्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस तुम्हारे आसपास फैला हुआ है। तो तुम्हें यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर मैं कैसे अपने सराउंडिंग को देखना शुरू करूं कि मैं आईएएस बन जाऊं। और उसका महामंत्र मैंने दे दिया है, महामंत्र मैंने दे दिया है। अगर आप इसको समझ पाते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जहां पर क्लास की शुरुआत हुई थी, संकल्प ले लो, क्योंकि मन की गति का विकल्प यही है। गुरुकुल में यही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। और जो लोग अब गुरुकुल में आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है। 17 अगस्त के बैच से जो क्लासरूम प्रोग्राम है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और बैच, एक और गुरुकुल में संकल्प, एक गुरुकुल में खुद को बदलने की तैयारी, इसी रूप में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आफ्टर 12th भी हम गुरुकुल का एक बैच लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जहां 2 वर्षों तक तैयारी होगी। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बता सकते हैं कि हां मुझे इसमें खुद को तैयार करना है। तो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, फीस में भी डिस्काउंट चल रहा है। इसके साथ साथ कितने लोग आरएफआर में जुड़ चुके हैं? आरएफआर आपका गेट पास है प्रीलिम्स को क्रैक करने का। तो अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आरएफआर के साथ यानी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड में जुड़ जाएं। इसकी शक्ति को आप सुमित सर के साथ डील कर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे उनके साथ क्लास में आप जुड़िए और देखिए कैसे आरएफआर मेथड आपकी मेमोरी को, आपके याद करने की ताकत को, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ताकत को और अपनी लर्निंग को कई गुना बढ़ाने का नाम है। तो आरएफआर जबरदस्त है। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएफआर में। जो लोग नहीं जुड़े आरएफआर में वो तेजी से जुड़े, इसके साथ आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से मैं यही समझता हूं कि अब आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर ले जाएंगे। उजांग आईएएस एकेडमी लगातार इसी तरह के इनोवेशन करती चली आई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करता हूं नोएडा में मैं गुरुकुल बैच में। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी 17 अगस्त के बैच में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार। और अगर आज क्लास अच्छी लगी हो तो मैं बस एक आप लोगों से लाइक चाहूंगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है, जो नया चीज बताई है और जो आज एक महामंत्र दिया है, वो आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आने वाला है वो आपको यहां मिल जाएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बस अब आपके लाइक्स मुझे चाहिए होंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वादा करें मुझसे, संकल्प लें कि इसी रूप में खुद को तैयार करेंगे, इसी रूप में खुद को बदलेंगे। और अब आज के बाद एक डायरी रख के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व करेंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। यकीन मानिए अगर आप ये करके देखिए, 1 महीने बाद आप मुझे मैसेज करिएगा, आपके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, इतना बदलाव आएगा। गुरुकुल में हम लगातार यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ऐसा लगेगा हर विषय के साथ आप बड़ी गहराई से जुड़े हैं। और यही मेरी लगातार कोशिश है कि आप सब्जेक्ट के साथ बहुत गहराई से जुड़े, सीखे, समझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी हमारी मुलाकात गुरुकुल में होगी। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप आफ्टर 12th कॉन्सेप्टर बैच चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि यस वी नीड कॉन्सेप्टर बैच आफ्टर 12th। या आफ्टर 12th गुरुकुल बैच आप चाहते हैं कि जहां 2 वर्ष आप मेरे साथ रह के पढ़ाई कर सकें, उसी नियम को, उसी शक्ति को आप समझ सकें, डिसिप्लिन को समझ सकें, तो आप सभी के लिए ये बैच मैं प्रारंभ करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप फॉर्म भर सकते हैं जो मेरी टीम यहां शेयर कर रही है, या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को चाहते हैं। थैंक यू।